जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना एक नया अध्याय जिसका नाम है वैश्वीकरण और इसकी संख्या है 9। वास्तविक सिलेबस के हिसाब से मैंने यहाँ वास्तविक सिलेबस का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि सीबीएसई ने इस प्रथम बुक से आपके दो महत्वपूर्ण चैप्टरों को काट दिया है, इसलिए और उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मेरे हिसाब से वो आपकी ज्ञान में वृद्धि करते हैं, इसलिए तो चलिए मैं आपको चल रहा हूं आज पढ़ाने वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन को अगर मुझे एक शब्द में परिभाषित करना है तो मैं कहूंगा विश्व संपूर्ण रूप से एक बाजार बन गया है। एक बाजार जहां से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकते हैं। यह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है आप भारत में बैठे हैं और अमेरिका में किसी कंपनी का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और वो यहां उपलब्ध हो जाता है। आप देखिए, आपको आपके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी कंपनियां दिखेंगी जो भारत की है नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट भारत में अवेलेबल है। तो ये किसका प्रभाव है? ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। वैश्वीकरण है पूरे विश्व बाजार को एक बाजार में तब्दील कर दिया। किसने? वैश्वीकरण ने। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व के बाजार को एक बाजार में तब्दील कर दिया है। और यहां पर इस चीज को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि क्या है वैश्वीकरण और इस वैश्वीकरण का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे देश के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीजों को समझना, जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है वैश्वीकरण, इसका हमारे देश पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है और हमारे देश को इससे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इस बात को हम बखूबी समझेंगे इस अध्याय में। तो चलिए पहले तो इसका परिचय समझ लेते हैं कि है क्या वैश्वीकरण। उसके बाद इस चैप्टर में किन किन विषयों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। ये पुस्तक का अंतिम अध्याय है ये पुस्तक का, और इसमें चल रहे हैं हम बात करने वैश्वीकरण पर। ये हम चल रहे हैं बात करने किस पर? वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर। देखो वैसे तो ये जो विषय है ये इकोनॉमिक्स का विषय है। ये किसका विषय है? इकोनॉमिक्स का विषय है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। ये आपकी राजनीति से भी बहुत गहरे तौर पर संबंधित है, इसलिए इसको जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जरूरी है। क्योंकि आपके देश में जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों का बनाने का काम कौन करती है? आपकी राजनीति। इसीलिए ये विषय भी पॉलिटिकल साइंस से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और पैसे का प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है और अर्थव्यवस्था पर तो पड़ता है। तो इसीलिए ये चैप्टर सबके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे सुनिए, वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में और कई विषयों की पुस्तक में की गई है। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है
और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है। तो इस चैप्टर को पहले तो हम समझेंगे कि वैश्वीकरण की क्या अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है, क्या है इसका असली पर्पस। पहले तो हम इसका पर्पस समझेंगे, अवधारणा क्या है, फिर हम कारण समझेंगे, वैश्वीकरण के होने के पीछे क्या कारण है, फिर हम वैश्वीकरण के प्रभाव समझेंगे, राजनीतिक प्रभाव समझेंगे, आर्थिक प्रभाव समझेंगे, फिर हम इसका सांस्कृतिक प्रभाव समझेंगे, फिर भारत के संबंध में हम वैश्वीकरण को समझेंगे। इस चैप्टर में ये विषय हम मुख्य रूप से चल रहे हैं समझने। तो चल रहे हैं हम पहला विषय अपना समझने, वो क्या है, वैश्वीकरण की अवधारणा। क्या है, वैश्वीकरण की अवधारणा। तो क्या है वैश्वीकरण की अवधारणा, चलिए समझते हैं और इस पर बात करते हैं हम और आप। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। जनार्दन कहां काम करता है, कॉल सेंटर में। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। कहां करता है, कॉल सेंटर में। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। वह देर दोपहर काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, जॉन बन जाता है। जनार्दन क्या बन गए, जॉन बन गए। क्या बन गए, जॉन। ऑफिस में घुसते ही मान, ठीक है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। एक नई भाषा बोलने लगता है अपने कस्टमर से बात करने के लिए। कौन, जनार्दन। जो ऑफिस के बाहर तो जनार्दन है, लेकिन ऑफिस में आने के बाद क्या बन जाते हैं, जॉन बन जाते हैं। और ऑफिस में आने के बाद वो जो उनकी मूल भाषा है उस भाषा को छोड़कर एक दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। और वो जिन लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो कोसों दूर बैठे हैं उनसे, वो उनसे कोसों दूर बैठे हैं। समझ में आई बात, तो आगे सुनिए आप। अपने घर में वह न तो यह भाषा और न ही इस लहजे में बोलता है। जो वो भाषा अपने ऑफिस में यूज कर रहा है और जो लहजा वो ऑफिस में यूज कर रहा है, ना उस भाषा में वो अपने घर में बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वो अपने ऑफिस में और अपने कस्टमरों से बात करने के लिए उस भाषा का, उस शैली का प्रयोग करता है। नहीं तो वो कभी भी इस भाषा और इस लहजे का प्रयोग नहीं करता। समझ में आई बात, इस भाषा और इस लहजे का वो प्रयोग कभी भी नहीं करता। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आज के समय में इस वैश्वीकरण ने, इस इंटरनेट के दौर में चीजों की, सर्विसेज की आउटसोर्सिंग कर दी है। ये क्या है, सर्विस की आउटसोर्सिंग। आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत से असाइनमेंट्स, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपना असाइनमेंट दूसरे बच्चों से बनवा लेते हैं ऑनलाइन। जैसे आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे, अब जैसे ये YouTube पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से आउटसोर्सिंग। मैं जो अपने आप को जो YouTube पे डाल रहा हूं, ये क्या है, मैं अपने नॉलेज की आउटसोर्सिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अपने नॉलेज की आउटसोर्सिंग। मैं यहां बैठ के भारत के कोने कोने तक के बच्चों से आज के टाइम पे कनेक्ट हो सकता हूं। अगर वो मुझे ढूंढना चाहे तो, अगर वो मुझसे पढ़ना चाहे तो वो इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या मैं वहां पर उनके साथ मौजूद हूं, फिर भी वो मेरे से पढ़ सकते हैं। इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। आज के टाइम पे अमेरिका का व्यक्ति, यूएसए की एक कंपनी भारत के 50 लोगों को हायर करती है अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। या ये इन्हें पैसा देता है और ये इन्हें
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये संभव क्यों हो पाया है? इस वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया है। इस वैश्वीकरण के कारण, इस इंटरनेट के कारण संभव हो पाया। नहीं तो पहले लोग क्या था, पहले लोग अपने देश में ही अपने देश के लोगों की सेवा करते थे, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। कोई बाहर का व्यक्ति आके आपकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था। लेकिन आज के समय पर अमेरिका का व्यक्ति भारत के व्यक्ति से अपनी सर्विसेज ले सकता है। तो ये जनार्दन है, जो जॉन बन के अमेरिका में बैठे लोगों की, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। वो एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिस भाषा को वो कभी यूज भी नहीं करता अपने घर परिवार और अपने मित्रों से बात करने के लिए, लेकिन वो आय को अर्जित करने के लिए एक कॉल सेंटर में जाता है। अमेरिकी कॉल, मतलब भारत के एक कॉल सेंटर, भारत में मौजूद अमेरिकी कॉल सेंटर में जाता है और उनकी भाषा के माध्यम से उनके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो हो रहा है, ये जो सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो रही है, इसी को हम वैश्वीकरण का प्रभाव कहते हैं। ये भारत में 1990 के बाद प्रारंभ हुआ है। 1990 के बाद में ये प्रारंभ हुआ है। 1990 से पहले भारत कभी भी चीजों की आउटसोर्सिंग नहीं करता था, किसी भी चीज की आउटसोर्सिंग नहीं करता था, क्योंकि उससे पहले भारत की पॉलिसीज अलग थी। भारत की जो विदेश पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। इससे पहले भारत कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब हम अपनी सभी सुविधाओं को, ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को अपने घर में ही निर्मित करने का प्रयास करते थे। हम बाहर से किसी भी चीज को आयात नहीं करते थे, हम इंपोर्ट नहीं करते थे बाहर से, हम इंपोर्ट को बहुत ही कम रखते थे। लेकिन 1990, 1980 या 85 के बाद ऐसी स्थितियां बनी हमारे देश में कि हमें अपनी आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ा और हमें भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा, जिसके अंतर्गत हमने लिबरलाइजेशन करा। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट किया। नहीं तो पहले भारत क्या था? पहले भारत अपने सभी कामों को अपने ही द्वारा करता था। आज के टाइम पे जो आप कोको कोला पी रहे हैं, ये कोको कोला पहले भारत में नहीं होती थी। भारत में पहले दूसरी कंपनीज होती थी, उसका नाम कोला था, कोला। ये कोको कोला से पहले हमारे देश में सिर्फ कोला चलता था। कोला, हाँ कोला ही था, कोला चलता था, वो कोको कोला नहीं चलता था। बाद में कोको कोला, जब आपका ये 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP अपनाई, तो उसके बाद विश्व की बाहरी कंपनियां भारत में आने लगी और अपना धंधा एस्टेब्लिश करने लगी। तभी से ये जॉन जनार्दन बनने लगा। क्या बनने लगा? जॉन जनार्दन बनने लगा। नहीं तो पहले भारत किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आउटसोर्सिंग नहीं करता था। आज अमेरिका के लोग अपने कामों को सस्ते में कराने के लिए भारत के लोगों का प्रयोग करते हैं। भारत के लोगों की, भाई अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उनसे भी अच्छी हमारी अंग्रेजी है, तो वो हमारी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं अपने कामों को सस्ता कराने के लिए। अब उनके डॉलर हमसे महंगा है भाई, तो उनको जो अब वहां जिस काम को कराने में उन्हें 1 लाख 2 लाख लगेगा, वहीं वो उसी काम को यहाँ पर 40-50 हजार में नक्की करा लेते हैं। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग बढ़ी भारत की। आगे सुनोगे तो और समझ में आएगा। आगे सुनो। वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है वह कभी आमने सामने की मुलाकात ना कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका की कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। सब कुछ उसका भारत के अनुसार कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका किसके अनुसार है? अमेरिका के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसके सारे ग्राहक वहां रहते हैं और वो वहां पर सेवाएं प्रदान करता है। और वो जिन लोगों से बात कर रहा है, संभव है कि वो कभी जिंदगी में अपनी उनसे ना मिल
सके। संभव है कि वो जिंदगी में कभी भी उनसे ना मिल सके। आपने बहुत सारे कॉल सेंटरों के नाम सुने होंगे जो इस प्रकार का काम कराते हैं। बाहर की कंपनियों का टेंडर लेते हैं और बाहर की कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, तो ये क्या है? ये आउटसोर्सिंग है। इसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जिसमें तो ये कब से प्रारंभ हुआ है? ये भारत में 1991 के बाद स्टार्ट हुआ है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद। नहीं तो पहले भारत ये सब कुछ भी नहीं करता था, इस प्रकार का कुछ भी काम नहीं करता था भारत। ठीक, आगे सुनो और सुनो। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चाइना में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को काफी माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। तो देख रहे हैं आप, रामधारी अपनी बेटी को वो साइकिल दे रहा है जो भारत में नहीं बनी है। कहां बनी है? चाइना में बनी है। और उससे पिछले बर्थडे पे अपनी बेटी को बारबी डॉल दी थी जो कहां बनी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी। तो ये है आपका वैश्वीकरण पूरे विश्व के बाजार को एक बाजार में तब्दील कर देता है। वैश्वीकरण पूरे विश्व के बाजार को एक बाजार में तब्दील कर देता है। आप जहां का चाहे वहां का उत्पाद अपने देश में प्राप्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। जहां आप कुछ भी किसी, जैसे जनार्दन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? अमेरिका के लोगों को। तो ये इसे ही कहते हैं आउटसोर्सिंग, इसे ही कहते हैं आउटसोर्सिंग और इसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जहां संपूर्ण विश्व की मार्केट किसमें तब्दील हो गई है? एक मार्केट में। आज आप अपने मोबाइल के माध्यम से अमेरिका में बिकने वाली चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं। आप खुद ही देख लो, इजराइल का, हमास का, गाजा का हमसे कोई मैटर है? लेकिन फिर भी हम वहां के सेकंड की खबर हमारे पास आ रही है। क्यों संभव हो पाया है? सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसका इंपैक्ट हम पर भी पड़ रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोबलाइजेशन है, इस कारणवश उसका इंपैक्ट हम पर भी पड़ रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हम पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। आज क्योंकि पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है तो इजराइल के पास भी कुछ ऐसी बहुत ही अनोखी चीजें हैं जो दुनिया के और किसी बाजार में नहीं मिलती। तो वो सारी चीजें अगर दुनिया को प्राप्त करनी है तो वो इजराइल से ही प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए दुनिया उन चीजों के लिए किस पर डिपेंडेंट है? इजराइल पर डिपेंडेंट है। इसीलिए इजराइल भी इतना महत्वपूर्ण हो गया है। नहीं तो किसी को इससे पहले इतने बड़े स्तर पर आपका ग्लोबलाइजेशन नहीं था, पर इतने बड़े स्तर पर नहीं था कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गया हो कि इस चीज के लिए मैं आप पर निर्भर हूं और आप मुझ पर निर्भर हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास हमारा खुद का एंड्रॉइड सिस्टम नहीं है, हम गूगल पर डिपेंडेंट है। हम गूगल पर डिपेंडेंट है ना। अगर गूगल अपना पूरा का पूरा एंड्रॉइड सिस्टम और iOS ले ले
तो क्या हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर चल पाएंगे विंडोज? बात को समझो आप कि आज का विश्व एक विश्व बन गया है। जहां पहले दूरियां थी, आज वो दूरियां खत्म हो गई। किसके कारण? इंटरनेट के कारण। जो संभव हो पाया है वो इंटरनेट के कारण। इंटरनेट ने पूरे विश्व की दूरियों को एक मोबाइल में समेट दिया है। आज आप अमेरिका की भी पूरी छवि देख सकते हैं यहां बैठे, और अमेरिका का व्यक्ति भारत की छवि भी देख सकता है। तो ये हो गया है, उसने विश्व के बाजार को एक मोबाइल में समा दिया है। अगला उदाहरण सुनना और अच्छे से समझ जाओगे। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। आपके सामने भी यही बात है। जहां पहले बहुत सारे लोगों पर, महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, पर आज क्या महिलाओं पर उसी प्रकार के प्रतिबंध है? नहीं है, कदापि नहीं है। आज महिलाएं स्वच्छंद हो चुकी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं, सिर्फ इसलिए, इसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि वैश्वीकरण ने विश्व में प्रौद्योगिकी को बढ़ाया। प्रौद्योगिकी के कारण आपकी औद्योगिक धरातल बने हैं। आज विश्व पूर्ण रूप से औद्योगिक धरातल बनता चला जा रहा है, और सब जगह आज के टाइम पे सभी लिंगों की आवश्यकता है। सभी कामों में सभी लिंगों की आवश्यकता है। तो आज महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सारिका अपने परिवार में पहली पढ़ी लिखी लड़की है, और उसने इस बात को समझा है कि अगर मैंने पढ़ा और लिखा है और मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाऊंगी तो मेरे आने वाले भविष्य की पीढ़ियां उस चीज का लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो इसलिए उसने इस बात को समझा और अपने परिवार में जो लोग उसे नौकरी करने से रोक रहे हैं उनको उसने रोका और कहा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी और मैं अपना जीवन अपने अनुसार संचालित करूंगी। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे को देख रही है। टीवी के माध्यम से हो, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से, आज सबको देख रहे हैं ना। तो वो इन्फ्लुएंस करता है आपको। वो क्या करता है? आप पर अपना प्रभाव डालता है, और उसी प्रभाव के कारण आज हर लड़की अपने आप को इंटरडिपेंडेंट बनाना चाहती है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती वो, अपने आप को डिपेंडेंट बनाना, अपने आप को इंटरडिपेंडेंट बनाना चाहती है, स्वतंत्र करना चाहती है। किसी पे वो निर्भर नहीं रहना चाहती है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, किसी पर भी नहीं। सब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और इस परिवेश के निर्माण में वैश्वीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। वैश्वीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है इस परिवेश के निर्माण में। समझ में आई बात? ये जो परिवेश बना है आज महिलाओं के लिए, इस परिवेश को निर्मित करने में वैश्वीकरण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक, आगे सुनिए। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक ना एक पहलू दिखाते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चल रहा है कि आज के टाइम पे विश्व की एक यहाँ बनने वाली वस्तु वहां भी मिल रही है। मतलब वस्तुओं का आवागमन आज के समय में बहुत सरल और बहुत तेज हो गया है। बहुत ही सरल और बहुत ही तेज गति से हो गया है। आज इधर से उधर सामान का जाना आम बात बन गई है। भारत में मिलने वाली चीज अगर वो अमेरिका में मिल रही है तो वो कोई आपके लिए शॉकिंग नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। वो आज के
आज के समाज का, आज के बाजार की एक जरूरत है। अगर आपको अमेरिका में भी समोसा खाने को मिल रहा है तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिस कारण से भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं, और भारतीय रेस्टोरेंट में तो समोसा तो भारतीय पकवानों का एक राजा माना जाता है। आगे सुनिए। सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति। यह दुविधा अशांता उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उनके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज वे एक सच्चाई और उन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। भाई, पहले की स्थितियां भारत में अलग थी महिलाओं के लिए, लेकिन 1990 के बाद स्थितियां महिलाओं के लिए बहुत बदल गई। जहां पहले महिलाओं को किसी भी प्रकार का अवसर नहीं था, किसी भी प्रकार के रोजगार में जाने की स्वीकृति नहीं मिलती थी, लेकिन 1990 के बाद भारत की महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में काम करने के अवसर भरपूर मिलने लगे। क्यों? क्योंकि देखो, पहले नैरेटिव कुछ था, अब नैरेटिव कुछ और है। पहले जो आपकी सरकारी कंपनियां थी उनका उद्देश्य था जन कल्याण की भावना से काम करना, लेकिन 1990 के बाद जब आपके प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो वहां उद्देश्य क्या हो गया? लाभ अर्जित करना। लाभ कमाने के लिए लोगों ने हर उस हथकंडे को अपनाया जो स्वाभाविक उनको लगता था, तो उसमें महिलाओं का प्रयोग भी होता है। देखो, इन शब्दों को मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज ने महिलाओं को एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट के तौर पर रिसेप्शन पे बिठाया, जिससे लोग उनसे अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आए उनके दुकान में, उनकी कस्टमर के रूप में। क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छा करती हैं, पोलाइटली करती हैं, इसलिए उनको एज ए रिसेप्शनिस्ट बहुत सारी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई। और जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी तो उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आयामों को भी खोल लिया। विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, हर क्षेत्र में उनके लिए अवसर खुलने लगे। 1990 से पहले भारत की महिलाओं के लिए स्थितियां कुछ और थी, और 1990 के बाद भारत में महिलाओं की स्थितियां कुछ और हो गई। और विश्व में भी यही, वैश्वीकरण ने विश्व की महिलाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी, जिससे कि उनको अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती थी। क्यों? क्योंकि समाज उनको अवसर दे रहा था। क्योंकि समाज उनको अवसर दे रहा था। भाई, जब तक समाज अवसर नहीं देगा तब तक कोई आगे बढ़ नहीं सकता। अगर मैं आपको नौकरी पे नहीं रखूंगा तो आप माथा मार के भी कुछ भी कर ले, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर मैं आपको नहीं रखता नौकरी पे तो आप कुछ भी करके नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जो समलैंगिक लोग हैं, जो जिनको हम, देखो ये शब्द मैं यूज करने के लिए मजबूर हूं। आप जिन्हें हम छक्का हिजड़ा कहते हैं, वो रेड लाइट पर काम करने के लिए क्यों मजबूर है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनको सामाजिक रूप से कोई स्वीकृति नहीं देता, उनको कोई सही जॉब में इंक्लूड नहीं करता। अगर उनको भी रेपुटेड रिस्पेक्टेड जॉब्स को में इंक्लूड किया जाने लगे तो क्या उनको वो काम करने की जरूरत पड़ेगी? भाई, आप उनको सामाजिक रूप से स्वीकृति नहीं दे रहे, जिस कारणवश उन्हें उस प्रकार के काम करने पड़ रहे हैं ना। अगर उनको भी काम मिलने लगे, रिस्पेक्टेड काम मिलने लगे, जो भी समाज जिनको रिस्पेक्टेड काम कहता है, अगर वो काम उनको मिलने लगे तो क्या उन्हें उस प्रकार के काम करने की जरूरत पड़ेगी? ये बात समझो। तो ऐसा ही महिलाओं के साथ भी था। पहले महिलाओं को कोई जॉब ही नहीं देता था, लेकिन 1990 के बाद भारत में स्थितियां बदली। औद्योगिकीकरण ने पहली बात, महिलाओं को चीप लेबर समझा जाने लगा, सस्ती लेबर। तो इस प्रकार से जब प्रॉफिट की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने महिलाओं को ही चूज किया एज ए लेबर के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये सस्ती लेबर थी और ये क्या थी? ये नखरे करने वाली लेबर
नहीं थी, इनको कैसे भी कंडीशन में काम कराओ ये काम करने के लिए तैयार थी। समझ में आई बात? तो इस तरह से औद्योगिकीकरण ने महिलाओं के जीवन को बदला और औद्योगिकीकरण ने ही वैश्वीकरण को जन्म दिया है। जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा चीजों का उत्पादन होने लगा तो अब क्या करते हैं आप? भाई आपके पास आपकी जरूरत थी 10 बोरी अनाज की और आप 100 बोरी अनाज उगाने लगे, तो अब आप क्या करोगे? इन 90 बोरियों को आप कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे ना, नहीं सड़ जाएंगे। तो आपने इनको क्या किया? आपने दुनिया के दूसरे देशों में बेचना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले तो अपने आस पड़ोस के बाजारों में बेचा, फिर आपके पास इतना होने लगा, पैसा भी आने लगा, तो आपने और खेत खरीद ली। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, तो आपने अपने बाजार भी बढ़ाई और इस बाजार ने ही वैश्वीकरण को जन्म दिया। मार्केट ने ही, आप ये जान लीजिए, कैपिटलाइजेशन ने ही, आपके निजीकरण ने ही वैश्वीकरण को जन्म दिया है। ये बात आप जान लीजिए। और इसमें इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो क्या थी? इंटरनेट। ठीक, आगे सुनो आप लोग, ये 3 पढ़ दिया ना। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है। फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। ये भी एक प्रभाव होता है वैश्वीकरण का। बाहर की कंपनियां आती हैं आपके देश में और दावा करती हैं हमारे बीज खरीदिए, हमारी खाद खरीदिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब जनता उन्हें खरीदती है, उनका प्रयोग करती है, उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भाग जाती हैं और जनता झुंझुना हिलाते रह जाती है। ये भी होता है, ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव होता है। ये भी वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। आगे सुनिए। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। एक बाहरी यूरोपीय कंपनी ने भारत की एक कंपनी को खरीद लिया। भारत का मालिक उसे बेचना भी नहीं चाहता था, फिर भी खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते थे। सिर्फ इसलिए मैंने आपको खरीद लिया क्योंकि मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए था मार्केट में, मेरे अलावा कोई ना रहे मार्केट में, मैं जैसा चाहूं वैसा बेचूं, मुझे कोई ना रोक सके। तो ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव। जैसे अब अंबानी साहब ही अपनी रिटेल कंपनियां भी खोल रहे हैं, तो बताओ छोटा रिटेल शॉप, आपका जो गली नुक्कड़ का रिटेलर है, क्या उनको कंपीट कर पाएगा? बताओ मुझे। अब अंबानी साहब ही बड़ी बड़ी अपनी कपड़े की दुकान भी खोल देंगे रिटेल की, अपने जियो मार्ट खोल लेंगे, अपना ही कपड़ा मार्ट खोल लेंगे, सब कुछ अपना ही खोल लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो कहां जाएंगे? बताओ ना मुझे। आप अंबानी को टैगल कर सकते हो मार्केट में? कभी नहीं कर सकते। आप मार्केट में अंबानी को टैगल ही नहीं कर सकते। क्या आप गूगल को टैगल कर सकते हो? कर सकते हो भाई? कभी नहीं कर सकते। आप ना गूगल को कर सकते हो ना फेसबुक को। आज के टाइम पर फेसबुक के सामने अगर कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, तो फेसबुक ने क्या किया? सबको खरीद तो लिया। इंस्टाग्राम खड़ा हुआ, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। व्हाट्सएप जा रहा था उससे आगे, व्हाट्सएप को भी उसने खरीद लिया, है ना? तो ये चीज है। बड़े बड़े लोग तो सारी बड़ी मछलियों के आगे छोटी मछलियां टिक पाएंगी। तो वैश्वीकरण का ये एक नेगेटिव प्रभाव भी है। अभी तक मैंने आपको अच्छे प्रभाव तो बता दिए हैं। पूरा विश्व एकजुट हो गया है आज के टाइम पे। आप जहां की चीज चाहे वहां की चीज खरीद लेंगे। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे आपके देश की जनता का
आपके देश के व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपके देश में बनने वाली चीजों को महत्व नहीं मिल पा रहा है। आपके देश में बनने वाली चीजों को महत्व नहीं मिल पा रहा है। यही एक हकीकत है और इस हकीकत को हम दरकिनार नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अब आप मुझे बताओ, आप अंबानी को टैकल कर सकते हो एक दुकानदार के रूप में? बताओ भाई, एक गली मोहल्ले वाला दुकानदार अंबानी के प्राइस पे बेच पाएगा चीजों को? कभी नहीं बेच पाएगा। तो उसका धंधा तो चौपट हो गया। भाई कोक को कोई compete कर सकता है? नहीं। कोक को जितना कोक चीपर प्राइस कर सकता है उतना एक नया ब्रांड कर पाएगा अपने आप को? कभी नहीं कर सकता। कोक तो अपने आगे किसी को उठने ही नहीं देगा। उसको भी खरीद लेगा जैसे, है ना? समझ में आएगा? आगे सुनो और देखो, एक उदाहरण सुनो। एक उदाहरण है, अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि, यही वाला जो मैंने अभी अंबानी वाला बताया, अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी तो जाती रहेगी। जैसे अब भाई रिलायंस ने अपने ही खुद के रिटेल शॉप खोल दिए हैं, तब छोटे छोटे रिटेल जो दुकानदार है उनकी तो जिंदगी, उनकी आर्थिकी पे तो ताला लग जाएगा ना। अब उनकी आर्थिकी पे तो ताला लगना तय है। भैया अंबानी ही अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेंगे, अपना ही कपड़ा बेचेंगे, अपना ही खाना बेचेंगे, अपना ही पानी बेचेंगे, तो फिर और वो बना भी खुद ही रहे हैं और बेच भी खुद ही रहे हैं, तो छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा बताओ? वो कहीं टिक पाएगा उनके कंपटीशन में? भाई उनके कंपटीशन में वो जितने बल्क पे बना रहे हैं उतने बल्क पर आप खरीद पाओगे? आप उनके प्राइस पर बेच पाओगे? कभी नहीं बेच पाओगे। आप तो फिर कंपटीशन में टिक ही नहीं पाओगे। ये वैश्वीकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली। बॉलीवुड के एक निर्माता पर यह आरोप लगा कि उसने हॉलीवुड की एक मूवी को उठाकर बॉलीवुड में एक मूवी बना ली। चाहे ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, पर आरोप तो लग ही जाते हैं, चाहे वो उसके दिमाग की कल्पना क्यों ना हो, फिर भी अगर वो उससे मिलती जुलती होगी तो उस पर आरोप लगना तो स्वाभाविक है। ठीक है, और ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव। पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दे दी। पश्चिमी कपड़े पहनने के कारण आतंकवादी संगठनों ने या चरमपंथी कट्टरपंथी लोगों ने उनको धमकी दे दी कि अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये भी वैश्वीकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आज आप देख ही रहे हो वैश्वीकरण ने हमारे कल्चर को कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा कल्चर जो था, क्या आज वो हमारे कल्चर वैसे ही रह गया है? हमारे कल्चर में लिविंग तो नहीं था ना। लिविंग हमारे कल्चर का है नहीं। हमारे देश में क्या होता था भाई? प्रेम तो होता था, पहले भी प्रेम था, आज भी प्रेम होते हैं, लेकिन लिविंग तो नहीं था ना हमारे देश में कि शादी से पहले लड़का लड़की एक ही घर में रहे महीनों 2 महीने 1 साल 1.5 साल। ये तो नहीं था ना भाई कि था ये एक ही घर में, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था भैया। तो ये सब है, ये दूसरी संस्कृतियों का हम पर प्रभाव पड़ रहा है ना। हमारे देश में तो ये पैंट शर्ट भी नहीं था, पैंट टी शर्ट भी नहीं था, ये भी अंग्रेजों का प्रभाव है हम पर। ये तो अंग्रेजों का प्रभाव है हम पर। हम जिस प्रकार के स्कूली तंत्र में पढ़ रहे हैं वो स्कूली तंत्र भी हमारे देश का नहीं है। वो स्कूली तंत्र भी हमारे देश का नहीं है, ना हमारा परिधान हमारे देश का है। हम तो धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, और धोती कुर्ता क्यों पहनते थे उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। हमारा देश एक गर्म देश है, हमारे देश में सभी प्रकार की ऋतुएं है ना, हमारे देश में सभी प्रकार की ऋतुएं। हमें खुले कपड़े पहनने की आदत होनी चाहिए।
क्योंकि हमारे देश में पसीना बहुत आता है। पसीना बहुत आता है कि नहीं आता? कर्नाटक में धोती कुर्ता पहनते हैं। वही रीजन है पहनने का उनके, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनोगे, जीन्स पहनोगे तो पसीने से भीग जाओगे और शरीर के आपके अंदरूनी तत्व सड़ जाएंगे, खुजली पैदा हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे आपको। समझ में आएगा? आगे सुनो। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता। ये बताते हैं कि वैश्वीकरण के सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं और हमें उन पर भी सोचना चाहिए। हमें उन विषयों पर भी सोचना चाहिए। हमें अंबानी साहब को रोकना चाहिए कि आप रिटेल नहीं खोल सकते। अगर आप रिटेल चलाओगे तो फिर जो सच में एक छोटा व्यापारी है वो आपसे कैसे compete कर पाए? आपका तो उसका कंपटीशन ही नहीं है। अब टाटा भी अगर कपड़े बेचने लगेगा जूडियो के माध्यम से तो छोटे रिटेलर्स क्या करेंगे? फिर छोटे रिटेलर्स कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बताओ आप मुझे। बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे भाई? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप उनकी कंपटीशन में बल्क प्रोडक्शन कर सकते हो? कदापि नहीं कर सकते आप। वो जिस प्राइस पे चीजों को बना पाएंगे, खरीद पाएंगे, आप उस चीज पे, उस प्राइस पे कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो उनकी रोजी रोटी खा जाएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है तब पता चलेगा उन्हें। पूरा देश अंबानी को दे देना कहीं से भी अच्छा नहीं है भाई। मैं मानता हूं उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास बहुत बड़ा दिमाग है, लेकिन और भी तो लोग हैं ना देश में, उनकी भी तो रोजी रोटी बनी रहनी चाहिए ना भाई। सरकार का सिर्फ काम तो ये नहीं है ना कि एक लोग का घर भरे और सबका घर खाली हो जाए। सरकार का काम ये है क्या कि सबका घर भरे? ये काम है सरकार का काम तो सबका घर भरना है ना भाई। सरकार तो सिर्फ कुछ लोगों का घर भर रही है, तो ये कहां से सही है? बताओ मुझे, कहीं से सही है? बिल्कुल भी नहीं। आगे सुनो आप। लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा और जरूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? प्रवाह, चीजों का बाधा रहित प्रवाह। प्रवाह का मतलब समझते हो? बहाव, बाधा रहित। आज के टाइम पे बाधाएं तो सारी खत्म हो गई है ना। आज आप आराम से अमेरिका में बनने वाली चीज भारत में पा रहे हैं और भारत में बनने वाली चीज अमेरिका में पा रहे हैं। तो क्या है? चीजों का बाधा रहित प्रवाह है। कोई बाधा नहीं है आज के टाइम पे किसी भी चीज को इधर से उधर जाने में। तो यही है आपका वैश्वीकरण। आगे सुनो। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना। विचारों सिर्फ प्रवाह चीजों का, पैसे का, खाने का ही नहीं है, विचारों का भी प्रवाह है। आज आप फेसबुक के माध्यम से अमेरिका के लोगों के विचार भी समझ रहे हैं। आप ईरान, इराक, रशिया, फ्रांस, पुर्तगाल सभी लोगों के विचारों को आप समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं और उन पर चर्चाएं कर रहे हैं। ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आगे सुनो। वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों को निरंतरता से पैदा हुआ है और
कायम भी है। वैश्वीकरण का बहुआयामी अवधारणा इसके आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है और इसके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। एक चीज में नहीं है वैश्वीकरण। आप वैश्वीकरण को एक चश्मे से नहीं देख सकते। वैश्वीकरण को समझना है तो आपको वैश्वीकरण के हर पहलू को समझना पड़ेगा। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव भी है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव भी है और वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव भी है। जीवन के हर पहलू में वैश्वीकरण निहित है। आप ये सोचते हो कि वैश्वीकरण का सिर्फ आर्थिक प्रभाव है, ना जी ना, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव भी है। वो राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है। आज के टाइम पर आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने उंगलियों पे नचा रही हैं। वो उनको फंड कर रही है और उनको कह रही है कि आप हमारे अनुसार अपनी नीतियां बनाएं, आप हमारे अनुसार अपनी नीतियां गढ़ें, आप हमारे फायदे के लिए काम करें। जिन सरकारों का काम है जनता के लिए काम करना, उन सरकारों को इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी उंगलियों पे नचा लिया है आज के टाइम पर। आगे सुनिए आप। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। इसका कोई एक निष्कर्ष नहीं है। इसको समझने के लिए आपको सभी चीजों को समझना, जानना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे और तभी इस पर आप सही ढंग से एक विचार कर पाएंगे। वैश्वीकरण सिर्फ एक चीज नहीं है। वैश्वीकरण अपने आप में ही पूरा संसार है, अपने आप में ही समाज की बहुत सारी समस्याओं का कारण है, बहुत सारी समस्याओं का कारण है। अगर भारत में हिंदी की कद्र नहीं हो रही है तो उसके पीछे वैश्वीकरण का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हिंदी को उसका सम्मान नहीं मिल रहा है भारत में, भारत की भाषाओं को भारत में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वैश्वीकरण भी है। और यह भी सच है कि वैश्वीकरण ने भारत की जनता को बहुत सारे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को यहां एस्टैब्लिश किया है। यह भी सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि इसके दुष्प्रभाव भी भारत की जनता को झेलने पड़े हैं। यह भी सत्य है। और यह भी सत्य है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटे छोटे लोगों के रोजगार को समाप्त कर दिया, भारत की बहुत सारी कंपनियों को नष्ट कर दिया है। यह भी सत्य है, इस चीज को भी हम भुला नहीं सकते। तो आगे हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।